नाम से भी जाना जाता है। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है, विज्ञान में उन तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो आंकड़ों से प्रस्तुत की जाती है और वैज्ञानिक तरीके से उनके प्रमाण और प्रयोग द्वारा उनको स्पष्ट करके निष्कर्ष तक पहुँचाया जाता है। वास्तविक रूप में कहें तो हम दार्शनिकों के बारे में कहें तो मनोविज्ञान का संबंध दर्शन से है, और दर्शन से होने के कारण जिस तरह दार्शनिकों का समूह जो उसमें आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, आध्यात्मवाद का वर्णन किया जाता है, उसी तरह मनोविज्ञान के संप्रदायों के अंतर्गत जो समूह शामिल होता है उसके चिंतकों के समूह को इस तरह से अपने सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों के आधार पर अपने अपने मत वो प्रस्तुत करते हैं। उन मत और विचारों को प्रस्तुत करने के आधार पर उनके निर्देशित नियम होते हैं और परंपरागत विचारधाराओं से वो संबंधित होते हैं। प्रत्येक विचारक के जो सिद्धांत हैं और जो व्यवहारिक पक्ष हैं, उन पक्षों के आधार पर उन मतों को विशिष्ट नाम से, विशिष्ट चिंतन से, और प्रत्येक संप्रदाय की अपनी पहचान और अपनी अपनी विचारधारा होती है जिसको वे अपने अपने तरीके से व्याख्यायित करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये जानें कि वास्तव में मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल से अभिप्राय ही चिंतकों का समूह कहलाता है, जिसके बारे में हमने अभी बताया कि जिस तरह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो विचारक होते हैं, उसी तरह जो मनोविज्ञान के विचारक हैं वही इस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत इन विचारकों के द्वारा जो विचारधाराएं और जो व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, उनका जो वर्गीकरण किया गया वही मनोविज्ञान के संप्रदाय कहलाए। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के अंतर्गत इस संरचनावादी संप्रदाय का आरंभ हुआ। संरचनावादी संप्रदाय के अंतर्गत चेतन, मन और मस्तिष्क का वर्णन किया गया। चेतन में संवेदनाओं का से संबंध होता है और मन का चेतन व्यवहार ही उसका अध्ययन विषय होता है। इसके जो प्रतिपादक हैं, जिन्होंने इस विचारधारा यानी संरचनावादी संप्रदाय का विकास किया, वह सारा श्रेय विलियम वुंट को जाता है। इसकी स्थापना वुंट महोदय के जागरूक शिष्य टिचनर ने की, जो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। इनका मानना है वुंट महोदय का कि चेतना तथा स्वयं की भावनाएं और अनुभवों के विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए। इसी आधार पर संवेदनाओं पर बल दिया गया और इसी आधार पर इन्होंने ये कहा कि जो संरचनावादी हैं वे सिर्फ चेतन, मन और मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, अतः इसके प्रमुख तत्व हैं संवेदनाएं, भावनाएं और प्रतिबिंब। इन संवेदनाओं का संबंध और भावनाओं का संबंध जो होता है, संवेदनाएं होती है अनुभूतियाँ, भावनाएं अतीत के अनुभवों के ऊपर आधारित होती हैं और जो एक उनके आधार पर जो अच्छे बुरे अनुभव होते हैं उससे हमारे मस्तिष्क में एक रील और एक पिक्चर की तरह जो घटनाओं का क्रम चलता है, उन घटनाओं का संबंध आपस में जुड़ने के आधार पर जो विश्लेषण और निष्कर्ष निकाला जाता है, उस आधार पर ये निर्णय देते हैं और इस प्रकार की जो संरचनाएं की जाती हैं, उन संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों को भी इसमें अपनाया जाता है। जो संरचनावाद की विभिन्न विधियां हैं, उनमें प्रथम विधि है विभिन्न परिस्थितियों हेतु विधि, जिसे प्रयोगात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है, जो समस्त परिस्थितियों में उपयोग हेतु काम में ली जाती है। सबसे पहले इस पर नियंत्रण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है और परिस्थितियों के आधार पर कुछ समय का अवरोध देने के पश्चात जो एकत्रित आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का प्रभाव, तुलना और मापन मूल्यांकन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। दूसरी विधि है शारीरिक विधि या जैविक विधि। इस विधि के अंतर्गत शरीर की संरचना, आँख, नाक, कान और शारीरिक विकास के आधार पर अध्ययन अध्यापन करने का प्रयास किया जाता है। फिर है अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि विधि पर संरचनावादियों में सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। यह इसकी मुख्य विधि है और अंतर्दृष्टि विधि का ही इसके अंतर्गत उपयोग किया गया है। सर्वप्रथम इस अंतर्दृष्टि विधि का उपयोग जिसके प्रवर्तक टिचनर, जो वुंट के शिष्य हैं,
उन्होंने किया, और लिप्जिंग नामक जो जर्मन में स्थान है वहाँ पर इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। और वहीं पर इन तीनों संवेदनाओं से आधारित जो चेतन मस्तिष्क है उसके विचारधाराओं का सादृश्य प्रत्यास्मरण विधि के द्वारा, जिसे टिचनर विधि के नाम से भी जाना जाता है, अध्ययन अध्यापन किया। सादृश्य प्रत्यास्मरण विधि ही अंतर्दृष्टि विधि है। इसमें पूर्व में प्रत्यास्मरण विधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रत्यास्मरण विधि में थोड़ी सी स्मरण का अभाव होने के कारण उसे मान्य नहीं माना गया, अतः इसका सादृश्य प्रत्यास्मरण विधि नाम भी जाना जाता है। इसी के अतिरिक्त जो इसमें इस तरह का प्रयोग किया गया उसको वुंड की इस विचारधारा को, जिसका समर्थन टिचनर ने भी किया, उनकी इस विचारधारा को ही संरचनावाद के नाम से जाना जाता है। अब हम इसी संरचनावादी संप्रदाय के जो चेतन पक्ष का अध्ययन करते हैं उसके अन्य प्रकार्य मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। प्रकार्य मनोविज्ञान के अंतर्गत जैसे इसमें सचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, इसमें सचेतन वातावरण के साथ साथ विविध परिस्थितियों में जो वातावरण उत्पन्न होता है उस उत्पन्न वातावरण से समायोजन में जो व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जो कमियां उत्पन्न होती हैं, उनमें सहायता कैसे हो, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर यह सब देखने का प्रयास किया जाता है। इस जो प्रकार्य मनोविज्ञान है इसके जनक विलियम जेम्स हैं, जो प्रवर्तक भी हैं और जनक भी हैं। यूएसए में इन्होंने इस मनोविज्ञान का जन्म दिया और इसको आगे बढ़ाया। इसी के अंतर्गत इन्होंने यह भी बताया कि कार्यात्मकवाद सिद्धांत द्वारा व्यवहार और मानसिक जीवन का जो सिद्धांत है उसका भी इन्होंने ही प्रतिपादन किया है। यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत का तो प्रतिपादन यूएसए ने किया ही था, साथ के साथ इनको कार्यात्मकवादी संप्रदाय का जनक भी माना जाता है। इन्हें प्रयोजनवाद का पिता यानी जॉन डेवी महोदय को कहा जाता है। जब इन्होंने विलियम जेम्स ने इसका प्रतिपादन किया, लेकिन इनके इस काम को, जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि वुंड महोदय के काम को आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया टिचनर महोदय ने, उसी तरह इनके कार्य को जॉन डेवी महोदय ने आगे बढ़ाया, जो प्रयोजनवाद के पिता कहे जाते हैं। वो विलियम जेम्स, उनके इस कार्य को प्रयोजनवाद के नाम से भी इसका प्रचार प्रसार किया गया। 1990 तक जो विलियम जेम्स हैं उन्हें दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक आदि रूपों में भी जाना जाता था। मानसिक चेतना नामक जो पुस्तक लिखी वह जॉन डेवी महोदय ने लिखी, जिसका शीर्षक है मस्तिष्क प्रवाह। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो एच कार महोदय हैं, ये प्रकार्य मनोवैज्ञानिक प्रणाली के विशिष्ट अग्रगण्य माने जाते हैं। इन्होंने ये बताया कि इसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं, जो मनोशारीरिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति दो प्रकार के वातावरणों के द्वारा समायोजन करता है, एक तो वातावरण के साथ, दूसरा मन के अनुसार। इसके अतिरिक्त इसमें भी इसी प्रकार की जो 3 तत्व हैं उन तत्वों के आधार पर, यानी संवेदनाएं, भावनाएं और प्रतिबिंब के आधार पर देखना और परखना और उसके परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त इसमें भी वही 3 विधियां, यानी विभिन्न परिस्थितियों हेतु विधि, प्रयोगात्मक विधि, शारीरिक विधि, अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हीं परिस्थितियों का और इनको उपयुक्त माना जाने के कारण जो एविन घास जो व्यक्ति है, महोदय हैं, इन्होंने मनोवैज्ञानिक ने 1885 में इसके ऊपर प्रयोग किया, विभिन्न परिस्थितियों हेतु विधि। इसके अंतर्गत इन्होंने स्मृति को ध्यान में रखते हुए परीक्षण किया। यह इनका प्रथम प्रयोग था, जिसके अंतर्गत इन्होंने प्रयोगात्मक विधि के श्रेष्ठतम उदाहरण विस्मृति वक्र को अपनाया और इस विस्मृति वक्र को विविध परिस्थितियों के आधार में काम में लिया गया। समय व्यतीत होते होते आगे इसमें अवधान आए। अवधान आने के बाद पुनः कौन सी परिस्थितियाँ, यानी सामाजिक, आर्थिक या पारिवेशिक
या भौगोलिक कौन सी परिस्थितियाँ इसके अंतर्गत विस्मृति का कारण बनी या उनका प्रभाव पड़ा, उन नियंत्रित परिस्थितियों में निरीक्षण के दौरान कौन कौन से आंकड़े हुए और कौन सी परिस्थितियों का कितना प्रभाव हुआ, उनका तुलनात्मक अध्ययन और मापन करने के पश्चात इसमें यानी विस्मृतियों पर को प्रभावित करने वाले अनेक परीक्षण काम में लिए गए। इन परीक्षणों के आधार पर ही इस जो प्रकारीय मनोविज्ञान है इसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। इस प्रकार इसको अत्यधिक महत्व देने के कारण बाद में शिक्षा जगत में बहुत अधिक प्रयास किए गए। उन प्रयासों के आधार पर इसके अंतर्गत स्मृति, इच्छा, अधिगम, अपेक्षा, आकांक्षा, समायोजन, विस्मृति आदि पर बहुत से परीक्षण हुए, जिन्होंने शिक्षा जगत में और विद्यार्थियों के स्तर और पाठ्यक्रम के आधार पर उतार चढ़ाव को लाने में अत्यधिक सहयोग किया। धन्यवाद।